नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में व्यवहारिक भाग का अध्याय 4 जिसका नाम है प्राथमिक उपचार पार्ट 2 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, जलना, बर्न इंजरीज। साधारणतः आग, गर्म द्रव, दूध, चाय, कॉफी या अन्य रासायनिक द्रवों जैसे साद्र, तेजाब और दाहक क्षार इत्यादि तथा बिजली के तार के संपर्क में आने से चमड़े और पेशियां जल जाती हैं, इनके तंतु नष्ट हो जाते हैं। पहली टाइप है साधारण जलन। चमड़े के जलने की कई अवस्थाएं हैं। प्रायः जलने के प्रतिक्रिया स्वरूप चमड़ा लाल हो जाता है, लेकिन फफोला नहीं निकलता। ऐसी जलन प्रथम श्रेणी की है, इसे साधारण जलन सिंपल बर्न कहते हैं। साधारण जलन के उपचार। ऐसी अवस्था में जले हुए स्थान पर नारियल तिल का तेल या वैसलीन लगाने से पीड़ा कम हो जाती है। यदि खाने वाला सोडा उपलब्ध हो तो जले हुए स्थान पर उसके घोल में भीगे कपड़े को रखने से बेचैनी और लहर दूर हो जाती है। साधारणतः असावधानी और छूत के कारण साधारण जलना भी विषम जल में परिणत हो जाता है, अतः इसकी चिकित्सा में भी सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 2, विशेष जलन। दूसरी टाइप है विशेष जलन। यदि जलन के कारण फफोले भी उठ गए हों तो ऐसी जलन द्वितीय श्रेणी की है। इस श्रेणी की जलन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। फफोले के चारों ओर यदि कपड़े हों तो उन्हें काटकर अलग कर दें। फफोला फूटे नहीं, इसके लिए सावधान रहें। फफोले के फूटने से जख्म के अंदर रोगाणुओं के प्रविष्ट होने का भय रहता है, अतः फफोले से छेड़छाड़ ना करें। यदि जला हुआ कपड़ा इसमें सटा हो तो इसे सटा ही रहने दें। एक गिलास शुद्ध उबाले हुए ठंडे जल में 3-4 चम्मच खाने वाले सोडे के घोल में कपड़ा भिगोकर फफोले पर बैठा दें। कपड़े को तब तक तर रखें जब तक कि कोई सुयोग्य डॉक्टर ना आ जाए। फफोले पर कोई तैलीय पदार्थ, आयोडीन का घोल या वैसलीन ना लगाएं। दूसरी श्रेणी की जलन में प्रायः व्यक्ति विशेष में सदमे के लक्षण जो होते हैं वो भी दिखाई देते हैं, उसको शॉक लगता है इस सब से। यदि संक्षोभ के लक्षण दिखाई दे तो सर्वप्रथम इसका उपचार करें। नंबर 3, तीसरी टाइप है विषम जलन। जलन की विषमता इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर का कौन सा भाग कितनी गहराई तक जला है। तीसरी श्रेणी की जलन में जब चमड़ा जल जाए या फफोले फूट जाए तो विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में यथाशीघ्र किसी सुयोग्य डॉक्टर को बुलाना नितांत आवश्यक है। यदि डॉक्टर शीघ्र उपलब्ध न हो तो द्वितीय श्रेणी के जलने जैसा ही इसका भी उपचार करना चाहिए। 7th पॉइंट है द्रव्य जलन, स्कैल्ड, SCALD। पहली टाइप है साधारण द्रव्य जलन। साधारण जलन जैसे ही द्रव्य जलन साधारण या विषम प्रकृति की होती है। ऐसी जलन गर्म जल, गर्म चाय, भाप इत्यादि के चरम के संपर्क में आने से होती है। ऐसी जलन को द्रव्य जलन, स्कैल्ड कहते हैं। ऐसी जलन में केवल चमड़ा लाल हो सकता है, स्थान विशेष में जलन और पीड़ा हो सकती है और फफोले भी उठ सकते हैं। तीव्र दाह के फलस्वरूप चमड़ा भी अलग हो सकता है। द्रव्य जलन की अपेक्षा भाप द्वारा जलन अधिक भयानक होती है। वाष्प जलन के फलस्वरूप प्लाज्मा का अधिक ह्रास होता है। उपचार। साधारण द्रव्य जलन की चिकित्सा साधारण जलन जैसी ही की जाती है। विसंक्रामक लेप, एंटीसेप्टिक क्रीम के अभाव में स्थान विशेष पर कोई मीठा तेल जैसे कि नारियल, तीसी या साधारण वैसलीन या क्रीम लगाकर साफ सुथरे कपड़े से पट्टी बांध देना उचित है। दूसरी टाइप का है विशेष द्रव्य जलन।
अधिक क्षेत्र के जलने या फफोले उठने से व्यक्ति विशेष की हालत खतरनाक हो जाती है। शरीर से अत्यधिक प्लाज्मा का ह्रास होने से संक्षोभ की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। प्रायः ऐसी अवस्था में आक्रांत व्यक्ति को रक्ताधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता आ पड़ती है। इसका उपचार: सदमा की अवस्था में सर्वप्रथम इसे ही दूर करने का प्रयत्न करें। पुनः जले हुए स्थान को स्वच्छ कपड़े या विसंक्रमित स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग से ढककर हल्के से पट्टी बांध दें। जले हुए स्थान पर विसंक्रामक क्रीम यानी स्टरलाइज्ड क्रीम, तेल आदि लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अस्पताल पहुंचने पर इन्हें हटाने में रोगी को अत्यधिक कष्ट होता है। चेतन अवस्था में रोगी को गर्म चाय, कॉफी, कोको, गर्म दूध इत्यादि पीने को दें और उसे यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, वस्त्रों में आग लगना, क्लोथ्स सेचिंग फायर। प्रायः असावधानी के कारण रसोई बनाते समय विशेषकर औरतों के कपड़ों में चूल्हे या स्टोव से आग लग जाती है। ऐसी अवस्था में रोगी आग से बचने या अन्य लोगों से सहायता प्राप्त करने या जल की प्राप्ति के लिए दौड़कर घटनास्थल से बाहर आने का प्रयत्न करता है, जिसके कारण हवा लगने से आग और भी तेज हो जाती है। ऐसी स्थिति में केवल दरी या कंबल इत्यादि से उसे ढक देना चाहिए। ऑक्सीजन के अभाव में आग बुझ जाएगी। और अब जलन की चिकित्सा के साधारण नियम, जनरल रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बर्न इंजरीज। संक्षेप में जलन की प्राथमिक चिकित्सा के नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जलन की विषमता की भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। नंबर 2, यदि जलने के कारण सदमा के लक्षण दिखाई पड़े तो सर्वप्रथम सदमा का ही उपचार करना चाहिए। नंबर 3, जले हुए स्थान में यदि कपड़े आदि सट गए हों तो उन्हें अलग करने अथवा फफोलों को फोड़ने या चमड़े को काटकर अलग करने का प्रयत्न स्वयं नहीं करना चाहिए। इसके लिए किसी सुयोग्य डॉक्टर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नंबर 4, उपचार करते समय अपने हाथों को साफ रखना चाहिए। अन्य विसंक्रामक द्रव्यों के अभाव में शुद्ध जल और साबुन से ही अपने हाथों को भलीभांति अवश्य धो लेना चाहिए। नंबर 5, साधारण जलन की चिकित्सा उपयुक्त विधि से करनी चाहिए। नंबर 6, जख्म को ढकने के लिए कीटाणु रहित स्टरलाइज्ड कपड़े, रुई और पट्टियों का व्यवहार करना चाहिए। इनके अभाव में शुद्ध साफ धुले हुए कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। पट्टियों का बांधना यदि अनिवार्य हो तो उन्हें कसकर कदापि नहीं बांधें। नंबर 7, विषम जलन की अवस्था में डॉक्टर को शीघ्र बुलाने का या व्यक्ति विशेष को निकटतम अस्पताल में ले जाने का शीघ्र प्रबंध करना चाहिए। और क्या क्या चीजें जो नहीं करनी चाहिए वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को भय के कारण दौड़ने नहीं दें। ऐसा करने से आग और भी तेज हो जाती है। नंबर 2, बिना डॉक्टर की इजाजत के किसी मलहम का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने आप कोई क्रीम नहीं लगानी चाहिए उसे। नंबर 3, जले हुए मुक्त स्थान को खुला नहीं रहने देना चाहिए। खुला रहने से विषाक्त सेप्टिक होने का भय रहता है। नंबर 4, किसी सुयोग्य डॉक्टर को बुलाने में विलंब नहीं करना चाहिए। और 9th नंबर पे आता है रसायनों द्वारा जलन, बर्न इंजरीज ड्यू टू केमिकल्स। साधारण सांद्र कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक या नाइट्रिक अम्लों या दाहक अमोनिया, कॉस्टिक सोडा, चूना इत्यादि क्षारों द्वारा यदि शरीर का कोई अंग जल गया हो तो इसका उपचार निम्नलिखित विधियों द्वारा करना चाहिए। नंबर 1, साद्र अम्लों द्वारा जलन। इसका इलाज ऐसे होना चाहिए, यदि सांद्र अम्लों द्वारा शरीर का कोई भाग जल गया हो तो 1 गिलास शुद्ध खौलाए हुए जल में 2 चम्मच खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या साधारण धोबिया सोडा, वॉशिंग सोडा डालकर उसी घोल से जख्म को धोते रहना चाहिए। खाने वाला या धोबिया सोडा के अभाव में जलन को धोने के लिए शुद्ध ताजे जल का व्यवहार करना चाहिए। अम्ल से मुक्ति प्राप्त होने पर जलन की साधारण चिकित्सा के अनुसार ही जख्म की चिकित्सा करनी चाहिए। नंबर 2, दाहक क्षारों द्वारा जलन। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश या चूने द्वारा यदि शरीर का कोई भाग जल गया हो तो यथाशीघ्र शुद्ध साफ उबले हुए जल में 2-4 बूंद सिरका या नींबू का रस या कोई अन्य तनु अम्ल डालकर इस जल से या अम्ल के अभाव में
शुद्ध ताजे जल से जख्म को धोते रहना चाहिए। पुनः जलन के उपचार के अंतर्गत आए हुए नियमों के अनुसार जलने की प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 10, सांप काटना, स्नेक बाइट। भारत गांवों का देश है। भारत की जनसंख्या का बहुत सा भाग भारत के गांवों में ही रहता है। वहां खेत खलिहान व घास फूस में अनेक प्रकार के विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं। इन विषैले जंतुओं में सबसे अधिक भयानक सर्प है। भारत में कई प्रकार के सर्प पाए जाते हैं। कुछ विषैले होते हैं परंतु कुछ सर्प विषैले नहीं होते हैं। विषैले सांप के काटने से रोगी भयग्रस्त हो जाता है, इसलिए समस्त शरीर में विष का प्रतिरोध करना आवश्यक होता है। मुख्यतः सांप के काटने का वास्तविक प्रभाव मनुष्य के हृदय, रक्त एवं स्नायु संस्थान पर पड़ता है। सर्प दंश चाहे किस प्रकार का भी हो, उपचार शीघ्र करें। इसके लक्षण हैं: कोबरा या अन्य किसी विषैले सर्प के काटने से शरीर के काटे हुए भाग में भयंकर पीड़ा होती है और वहां सूजन आ जाती है। 1 घंटे से भी कम समय में रोगी की शक्ति क्षीण हो जाती है एवं वह निर्जीव हो जाता है। मुंह से अत्यधिक मात्रा में गाज यानी झाग निकलने लगती है तथा जीभ एवं बोलने के अंगों में लकवा सा मार जाता है। करैत सांप के काटने पर नाक, मुंह और मल द्वार से रक्त बहने लगता है। पांव अशक्त होने लगते हैं तथा निद्रा आने लगती है, जो धीरे धीरे चिर निद्रा में बदल जाती है। दूसरे सर्प जो कम जहरीले होते हैं, उनके काटने से पीड़ा अत्यधिक होती है, परंतु काटे हुए स्थान पर घाव कम गहरा होता है। उस स्थान के स्नायु तंत्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसे सांपों के काटने से लकवे जैसी स्थिति तो नहीं आती, परंतु अन्य सभी लक्षण प्रकट होते हैं। अब इसका उपचार: रोगी को सीधे लिटा दें तथा उसे पूरी तरह शांत रखने का प्रयत्न करें। उसे कहें कि घबराए नहीं। रोगी को कहें कि वो घबराए नहीं। तुरंत किसी सुयोग्य डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजें और उसको बता दें कि रोगी को सांप ने काटा है। यदि हो सके तो किस सांप ने काटा है ये भी बता दें। तत्काल ही घाव और हृदय के मध्य शिराओं पर दबाव डालकर विष के प्रसार को रोकें। घाव के ऊपर वाले हिस्से पर कसकर पतली रस्सी बांध दें। इसको इतना कसकर बांधें कि नसों में रक्त का प्रवाह रुक जाए। इसके उपरांत जख्म में और काटे हुए स्थान पर चीरा लगाकर उसमें पोटाशियम परमैंगनेट अच्छी तरह भर दें। एक स्थान पर अधिक समय तक रहने से भी नीचे के भाग में सूजन आ जाती है और मरीज को कष्ट होता है, इसलिए लगभग हर 10 मिनट के बाद पतली रस्सी को 15 से 20 सेकंड के लिए ढीला कर दें। रोगी के शरीर को गर्म रखें तथा सदमे के सभी उपचार करें। यदि रोगी कुछ निगल सके तो उसको गर्म दूध या चाय दें। घाव पर गर्म पानी को गिराएं ताकि रक्त प्रवाह प्रचुर मात्रा में हो। सांप द्वारा काटे गए स्थान को दाहक पोटाश, शोरे के अम्ल, कार्बोलिक अम्ल द्वारा जलाने से विष जलकर नष्ट हो जाता है। रोगी को सोने नहीं देना चाहिए। उसके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारते रहना चाहिए तथा समय समय पर चूना और नौसादर बराबर मिलाकर अमोनिया को रुमाल पर छिड़क कर सुंघाते रहना चाहिए। डॉक्टर के पहुंचते ही तुरंत विष प्रतिरोधक टीका लगवाएं। यदि श्वास बंद हो रही हो तो कृत्रिम श्वास उत्पन्न करें। और इसके बाद नंबर 11, मूर्छा लगना। यदि रोगी के मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बंद हो जाए या कम हो जाए तो उसको मूर्छा आने लगती है। यह रोग रक्त का ह्रास, भूख या थकावट आदि के कारण होती है। मूर्छा का कारण सदैव हृदय की दुर्बल गति के कारण मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में रक्त का ना पहुंचना ही होता है। सदैव यह नहीं पता चलता कि मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह क्यों कम हो गया। कभी कभी बंद कमरे में रहने से एकाएक बुरी खबर मिलने से भी मूर्छा आ जाती है। हिस्टीरिया तथा मिर्गी रोग में भी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। इसके लक्षण है: नंबर 1, मूर्छा आते समय चेहरा पीला पड़ जाता है। नंबर 2, सिर तथा शरीर के अन्य भागों में ठंडा पसीना आने लगता है। नंबर 3, रोगी को चारों ओर धुंधला धुंधला दिखाई देता है। नंबर 4, उसे चक्कर आने लगता है और वह फर्श पर गिर जाता है। नंबर 5, बोलने और सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। नंबर 6, कभी कभी सांस लेने में भी कठिनाई होती है। और इसका उपचार का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि रोगी के मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह पुनः आरंभ हो जाए।
नंबर 1, मूर्छित मनुष्य को चारपाई या जमीन पर इस प्रकार लिटा दें कि उसके पैर ऊपर की ओर हों तथा सिर नीचे की ओर, और जिससे रक्त प्रवाह सिर की ओर अधिक तेजी से हो सके। नंबर 2, जहां तक संभव हो उतनी अधिक से अधिक स्वच्छ वायु को आने दें। और नंबर 3, मूर्छित व्यक्ति के समस्त वस्त्रों को ढीला कर दें। नंबर 4, रोगी को नाक द्वारा विक्स इनहेलर सूंघाएं। नंबर 5, स्पिरिट में अमोनिया की कुछ बूंदें रुमाल में रखकर रोगी के मुंह पर रखें। नंबर 6, रोगी को चेतना आ जाने पर गर्म दूध या चाय पिलाएं। अगला पॉइंट है 12 नंबर पे, हड्डी टूटना या अस्थि भंग, ब्रेकिंग ऑफ बोन्स। अस्थि भंग या हड्डी टूटने का अर्थ है कि कोई हड्डी टूट गई है। हड्डियां कई कारणों से टूट सकती हैं। इसके कारण हैं, नंबर 1, प्रत्यक्ष चोट या भंग, डायरेक्ट ब्लो। प्रत्यक्ष चोट उसे कहते हैं जिसमें हड्डी उसी स्थान की टूटती है जिस स्थान पर चोट लगती है। प्रत्यक्ष भंग गहरा धक्का लगने, गोली की चोट लगने, पहिए के नीचे कुचल जाने आदि से होती है। नंबर 2, अप्रत्यक्ष चोट या भंग, इनडायरेक्ट ब्लो, जहां पर हड्डी चोट लगने के स्थान से कुछ हटकर टूटती है। जैसे एक मनुष्य जब हाथ के बल गिरता है तो हंसुली, कॉलर बोन जो है वो उसकी हड्डी का टूट जाना अप्रत्यक्ष चोट या भंग कहलाता है। अगला पॉइंट है शरीर की मांसपेशियों की क्रिया। कभी कभी अकस्मात संबद्ध पेशियों के संकुचन से भुजा की हड्डी टूट जाती है। अस्थि भंग के प्रकार। अस्थि भंग को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है। नंबर 1, साधारण अस्थि भंग, सिंपल फ्रैक्चर। इसमें किसी स्थान की केवल हड्डी टूट जाती है और आसपास के ऊतकों को बहुत कम चोट आती है। साधारण रूप से इसमें हड्डी केवल चिटकती है पर अपने स्थान पर बनी रहती है। नंबर 2, विवृत अस्थि भंग, कंपाउंड फ्रैक्चर। ऐसा अस्थि भंग जिसमें हड्डियां टूटकर अपने स्थान से खिसक जाती हैं या मांसपेशियों और चर्म को छेद कर बाहर निकल जाती हैं। कभी कभी एक हड्डी दूसरी किसी हड्डी में फंस जाती है। विवृत या संयुक्त अस्थि भंग कहलाता है। नंबर 3, विषम अस्थि भंग, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। जब हड्डी टूट जाती है और इसके अतिरिक्त आंतरिक भाग में कोई चोट आ जाती है, जैसे मस्तिष्क, मेरु रज्जु आदि की टूटना, या कभी कभी टूटी हड्डी के दोनों छोर एक दूसरे से समा जाते हैं, तो इसे विषम अस्थि भंग कहा जाता है। यह अधिकतर परिचारिका की असावधानी या विशेष प्रकार के आघात, पुनर्घात के कारण हो जाता है। नंबर 4, संयुक्त संघात, विदालित अस्थि भंग, ओपन फ्रैक्चर। इसमें टूटी हुई हड्डी मांस तथा त्वचा को फाड़कर बाहर निकल आती है तथा साथ साथ धमनी या शिरा फट जाती है। नंबर 5, कच्चा अस्थि भंग, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। बच्चों की हड्डियां कोमल होती हैं, इसलिए चोट लगने पर झुक जाती हैं या दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन टूटती नहीं। ऐसे अस्थि भंग को कच्ची टूट यानी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। और अगला पॉइंट है अस्थि भंग के लक्षण। नंबर 1, हड्डी के टूटने के स्थान पर या उसके समीप अत्यंत पीड़ा होती है। नंबर 2, जिस अंग की हड्डी टूटती है वह अंग अशक्त हो जाता है या उस अंग की शक्ति नष्ट हो जाती है। नंबर 3, हड्डी टूटने के साथ आसपास के स्थान पर सूजन आ जाती है। नंबर 4, अंग की आकृति बिगड़ जाती है, कभी कभी अंग छोटा दिखाई देने लगता है। नंबर 5, स्वाभाविक रूप से उस अंग को हिलाने डुलाने में कष्ट होता है। नंबर 6, कभी कभी टूटी हुई हड्डियों के टुकड़े आपस में रगड़ खाने से कर की ध्वनि करते हैं। और इसके उपचार हैं, हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार उसी स्थान पर करना चाहिए जिस जगह पर चोट लगी है, अन्यथा रोगी को हिलाने से हड्डी टूटने से जटिलता बढ़ने की संभावना रहती है। सबसे पहले टूटी हुई हड्डी को उपलब्ध सामान जैसे खपच्ची, लकड़ी, छड़ी, छाता, चप्पल की सहायता से अचल बनाना चाहिए। और अब इसमें सावधानी। नंबर 1, जो सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए। नंबर 1, अस्थि को छेड़छाड़ करके अस्थि टूटने के चिन्ह देखने का प्रयत्न कभी ना करें, इससे अस्थि की टूटन और जटिल हो जाएगी। नंबर 2, रोगी को उठाकर सुरक्षित स्थान में ले जाना चाहिए। नंबर 3, यदि अस्थि भंग जटिल हो और रक्त बह रहा हो तो सबसे पहले रक्त का बहाव रोकना चाहिए। नंबर 4, यदि अस्थि भंग के साथ साथ घाव भी हो तो घाव को निसंक्रामक
घोल से साफ करके ढक देना चाहिए। नंबर 5, जिस स्थान पर अस्थि भंग है उसको बिना ताकत का प्रयोग किए स्वाभाविक रूप से रखना चाहिए। नंबर 6, यदि आवश्यक हो तो पटरी का प्रयोग करें। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक यूनिट प्रैक्टिकल पार्ट का 5वें चैप्टर की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहली टाइप है सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। नंबर 1, दम घुटने का कारण है क, कमजोर होना, ख, भोजन का ना पचना, ग, श्वास मार्ग में किसी चीज का अटकना, घ, खून की कमी होना। प्रश्न नंबर 2, डूबते को बचाने का प्रयास किसे करना चाहिए? क, अर्धकुशल तैराक को, ख, नौसिखिया तैराक को, ग, किसी कुशल तैराक को, घ, इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 3, सेफर विधि किससे संबंधित है? क, कृत्रिम रूप से सांस लाने से, ख, रक्त चढ़ाने से, ग, अंग प्रत्यारोपण से, घ, जैविक अध्ययन के लिए नमूना संग्रह करने से। प्रश्न नंबर 4, लू लगने का लक्षण इनमें कौन सा नहीं है? क, सिर में दर्द होना, ख, जोर से चिल्लाने लगना, ग, उल्टी होना, घ, शरीर का ताप बढ़ना। 5वां प्रश्न, साधारण जलन में क्या लगाने से पीड़ा कम हो जाती है? क, वैसलीन, ख, साबुन, ग, पाउडर, घ, केरोसिन। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, दुर्घटना के कारणों में सबसे प्रमुख डैश ही है। नंबर 2, प्राथमिक उपचार करने वाले को बातचीत में डैश होना चाहिए। नंबर 3, भोजन करने के बाद तैरना डैश नहीं है। नंबर 4, डैश विषैली गैस है। नंबर 5, रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण चमड़े का रंग डैश हो जाता है। नंबर 6, विषैले सर्प के काटने के 1 घंटे के भीतर मुंह से डैश निकलने लगती है। नंबर 7, मूर्छा आते समय चेहरा डैश पड़ जाता है। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, यदि किसी दुर्घटना के कारण हड्डी टूट गई हो और खून बहता हो तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगी? नंबर 2, मूर्छित अवस्था में रोगी को जल, चाय या औषधि क्यों नहीं दी जाती है? नंबर 3, मनुष्य पानी में क्यों डूब जाता है? नंबर 4, विषम जलन में आप सर्वप्रथम किसका उपचार करेंगी? नंबर 5, यदि किसी बच्चे के कपड़ों में आग लग गई हो तो उसे बुझाने के लिए आप तुरंत क्या करेंगी? नंबर 6, लू लगने के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? नंबर 7, पानी में डूबने से बचने की कोई 4 सावधानियां बतलाएं। और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, प्राथमिक उपचार करने वाले के कर्तव्य लिखें। नंबर 2, डूबे हुए आदमी को बाहर लाकर सर्वप्रथम आप क्या प्राथमिक उपचार करेंगी? प्रश्न नंबर 3, कृत्रिम सांस कैसे लाई जाती है? इससे संबंधित सारी विधियों का चित्रों की सहायता से विस्तार पूर्वक वर्णन करें। प्रश्न नंबर 4, लू लगने के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं? लू लगने का अधिक भय कब रहता है? प्रश्न नंबर 5, लापरवाही के कारण अधिकांश दुर्घटनाएं घटित होती हैं, उदाहरण के साथ इसे समझाएं। प्रश्न नंबर 6, प्राथमिक सहायता के उद्देश्य क्या हैं? विस्तार से लिखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।